हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3, जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लास्ट वाली वीडियो में मतलब हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इंडियन गवर्नमेंट को क्यों लानी पड़ी इंडिया में, उस सभी का बैकग्राउंड और जो उसके रीजंस है वो हमने लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम करने वाले हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के बारे में हम कुछ इस वाली वीडियो में और जो बाकी बच जाएगा वो इसके थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं लिबरलाइजेशन होता क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब अगर हम सिंपली बोले तो लिबरल लिबरल का मतलब क्या होता है, उस किसी चीज को लिबर्टी प्रोवाइड कर देना, उस प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहते हैं। सो लेट्स बिगिन, चलिए देखते क्या है। As pointed out in the beginning, rules and laws which were aimed at regulating the economic activity become major hindrance in the growth and development. तो हमने इस चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ लिया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स और लॉज लगा रखे थे जो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन सभी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या थे, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस, रुकावट क्रिएट कर रहे थे इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। Liberalization was introduced to put an end to these restrictions and open various sectors of the economy. Liberalization इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि जो सभी रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटा दिया जाए और जो इंडियन इकोनॉमी उसको ओपन कर दिया जाए वर्ल्ड मार्केट के लिए। Though a few liberalization measures were introduced in 1980s in the areas of industrial licensing, तो क्या हो रहा था, जो कुछ लिबरलाइजेशन मेजर्स है वो 1980s में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज थी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये सारी जो रिफॉर्म्स है, ये सारे जो मेजर्स है वो सारे 1980s में अडोप्ट कर लिए गए थे, मतलब इंट्रोड्यूस कर लिए गए थे। रिफॉर्म पॉलिसीज इनिशिएटेड 1991 वर मोर कम्प्रिहेंसिव। बट जो 1991 में जो भी सारे रिफॉर्म्स या पॉलिसी अडॉप्ट की गई वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, थोड़ा सा एक स्टेप आगे था। लेट अस स्टडी सम इम्पोर्टेंट एरियाज सच एज। तो चलिए हम लिबरलाइजेशन वाले जो टॉपिक है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। जो बहुत सारी पॉलिसीज उस कौन कौन से सेक्टर्स में चेंजेस आए, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इन सभी में क्या क्या चेंजेस आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, विच रिसीव ग्रेटर अटेंशन इन 19 इन एंड आफ्टर 1991, जिसको ज़्यादा अटेंशन की दी गई 1991 के बाद। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था, तो वो ज़्यादातर कंट्रोल हटा लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर एनफोर्स्ड इन वेरियस वेज। तो इंडिया में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जा रहा था वो बहुत सारे तरीकों से था। तो मैं यहाँ पे चार तरीके दे रखे हैं, देखते हैं कैसे कैसे रेगुलेट किया जा रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर को। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from government offices to start a firm, close a firm and decide the amount of goods that can be produced. तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है हमें पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट से। तो जो पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था जो कोई भी एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, जैसे कोई भी ऑफिस खोलने पर लाइसेंस लेना पड़ता था, क्लोज करने पर लाइसेंस लेना पड़ता था, या फिर अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। तो एक लाइसेंस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने हाथों में ले हुए थे, उसको कंट्रोल कर रही थी। सेकंड देखते कैसे कंट्रोल कर रही थी। प्राइवेट सेक्टर वर नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्री। जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में अलाउड नहीं था, वहाँ पे ओनली पब्लिक सेक्टर अलाउड था। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो कुछ गुड्स थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिए गए थे, उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। फोर्थ है, लास्ट है, कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन। किसी भी गुड का प्राइस तय कौन करता था, गवर्नमेंट तय करती थी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, और ये भी तय करती थी कौन कौन सी इंडस्ट्री जो अपना गुड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो सेल करेगी। अब यहाँ से देखते हैं इन सभी को कैसे अबॉलिश कर दिया गया। द रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन एंड आफ्टर 1991 वर रिमूव्ड मैनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस। तो जो हमने 1991 में पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो इन सभी रेस्ट्रिक्शन तो हटा गई थी, मतलब इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरीज। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, हमने इस वाले फर्स्ट पॉइंट में देखा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग चाहिए था हर चीज के लिए। तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में जो है वो हटा दिया गया था। सिर्फ कुछ इंडस्ट्री में अभी भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डियस केमिकल्स वाली इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स।
इन सभी में अभी भी लाइसेंस लेने की जरूरत थी, बट जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर से जो लाइसेंस है वो हटा दिया गया था। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द ओनली इंडस्ट्री विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर अ पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। तो जो इंडस्ट्री सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए अब रिजर्व रह गई थी, तो वो कौन कौन सी थी? एक तो डिफेंस इक्विपमेंट, एक एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। इन तीन इंडस्ट्रीज को छोड़कर जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज थी उन सभी को प्राइवेट कर दिया गया था। Many goods produced by small scale industry have yet been de-reserved. तो बहुत सारी गुड्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिए गए थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया था। इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिसाइड द प्राइसेस। तो जो अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अब क्या हो गया था, तो जो मार्केट है वो खुद अपना प्राइस डिटरमाइन कर सकती थी, ना कि गवर्नमेंट को डिटरमाइन करना पड़ता था। तो इन सभी को ये रेस्ट्रिक्शन थे ये सारे हटा दिए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म है। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब जो मनी से रिलेटेड सेक्टर है, बैंकिंग या फिर आप कह सकते हो कोई भी पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड जो भी सेक्टर है फाइनेंशियल, तो उनमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस आई। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या क्या आती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो इंडिया में कौन रेगुलेट कर रहा था पहले? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। You may be aware that all the bank and other financial institution in India are regulated through various norms and regulation by the RBI. तो हमें पता है कि जो बैंक है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। कैसे रेगुलेट करता है? अपने रूल से, रेगुलेशन से, नॉर्म से। द आरबीआई डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ से मैं क्या रखा कि आरबीआई कैसे रेगुलेट करता था जो बैंकिंग सिस्टम है उसको। तो सबसे पहले क्या करता था जो आरबीआई, वो ये डिसाइड करता था कि बैंक कितना पैसा अपने पास रख सकते हैं और कितना पैसा जो बच गया वो लोन की तरह से दे सकते हैं लोगों को, कितना इंटरेस्ट रेट फिक्स करना है और नेचर ऑफ लैंडिंग कैसा होना चाहिए अदर बहुत सारे सेक्टर्स में। तो ये सारी चीजें आरबीआई डिसाइड करता था कमर्शियल बैंक के लिए। One of the major aim of financial sector reform is to reduce the role of RBI from a regulator to facilitator of financial sector. एक बहुत बड़ा चेंज क्या आया आरबीआई के रोल में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की वजह से? जो आरबीआई का रोल है वो रिड्यूस हो गया। वो क्या हो गया? वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया। रेगुलेटर मतलब किसी चीज को रेगुलेट करने की तरफ ना होकर वो एक फैसिलिटेटर की तरह हो गया। मतलब वो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था, ना कि उनके ऊपर कंट्रोल करता था, उनकी हेल्प करता था एज। This means that the financial sector may be allowed to take decision on many matter without consulting the RBI. तो इसका मतलब क्या है? जो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो वो अपने आप अपने मैटर्स को सोल्व कर सकते हैं, उनके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं बिना आरबीआई से कंसल्ट किए। और देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आए। द रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स। तो जो रिफॉर्म पॉलिसीज की वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इंडियन मार्केट में आने लगे, चाहे वो इंडियन हो या फिर वो फॉरेनर्स हो या फिर वो बाहर के हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वो रेज अप टू अराउंड 75%। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, मतलब किसी बैंक में इन्वेस्ट करने की लिमिट थी, वो रेज हो गई थी 74% तक। मतलब आपको पता है कि जो 51% अगर कोई उसके शेयर या फिर उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो उसका मालिक हो जाता है। तो अगर कोई फॉरेनर इससे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो पहले वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, बट वो अब वो 74% तक इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब वो इंडिया में भी अपना खुद का बैंक खोल सकता है, उसका मालिक बन सकता है। Those bank which fulfill certain condition has been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI. तो जो बहुत सारे बैंक है वो आरबीआई के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो उनको बिल्कुल फ्रीडम मिल जाएगी कि वो अपनी ब्रांच खोल सकते हैं बिना आरबीआई के अप्रूवल के, और उसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। मतलब कि अपने एग्जिस्टिंग जो ब्रांच नेटवर्क है उसको बंद भी कर सकते हैं, उसको और ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो वो आरबीआई के बिना अप्रूवल के ये सारी चीजें कर सकते हैं। दो बैंक हैज बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। तो जो बैंक है उनको परमिशन मिल गई थी कि वो रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं चाहे इंडिया से या फिर बाहर से। सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट हैज बीन रिटेन विद द आरबीआई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अकाउंट होल्डर्स एंड द नेशन। तो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा कि जो आरबीआई उसका रोल रिड्यूस हो गया था रेगुलेटर से फैसिलिटेटर तक, बट अभी तक आरबीआई के हाथ में कुछ पावर थी कि वो जो अकाउंट होल्डर्स है जिनका पैसा बैंक में और जो नेशन है उसके सेफ गार्ड को, उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके, ताकि जो बैंक है वो इंडिया के या फिर कोई भी अकाउंट होल्डर के साथ, कोई भी इंडियन के साथ धोखाधड़ी ना करे। तो आरबीआई के पास अभी भी कुछ पावर थी। Foreign institutional investors such as merchant bankers,
म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो बाहर से आके किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, तो ये सारे अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें आ सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक ही करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म करेंगे। होपफुली आपको ये दोनों जो रिफॉर्म्स है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ये दोनों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 2020 का पेपर था उसमें से भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, और जो 21 का सैम्पल पेपर आया था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर 2021 के अगर बोर्ड एग्जाम होते 12 के तो शायद उसमें भी वो पूछा जाता, जो कि मेरा बैच था। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।